बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी खबर तमाम चैनल्स पर हर जगह यही रही कि इमरान खान के खिलाफ आज फैसला आना था। बुश बीबी के खिलाफ फैसला आना था, अल कादिर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना था, लेकिन एक दफा फिर वो मौखर हो गया। तीसरी दफा मौखर हुआ है। सिर्फ यही बात नहीं है कि वो तीसरी दफा मौखर हुआ, बल्कि अब हो ये रहा है कि एक दिन पहले बड़े अहम जिम्मेदार लोग, काबीना का हिस्सा भी, वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी साहब और फिर फैसल वाडा साहब आए, उनका जी फैसला आ रहा है। इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे बैरिस्टर साद रसूल साहब से। आप इनको टेलीविजन पर देखते रहते हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, कमाल वकील भी हैं और गुफ्तगू भी बड़ी प्यारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ये बताएं, ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस है, अभी आखिरकार मैंने देखा अता तारड़ साहब बड़ा अरसे से लापता थे, जरूरत पड़ गई ख्वाजा आसिफ की, तलाल चौधरी की, फैसल वाडा की। हालांकि अता तारड़ साहब आकर बता सकते थे कितना ओपन एंड शट केस है। अब उन्होंने कहा कि जी ये तो ओपन एंड शट केस है, ये तो चक्कर ही कोई नहीं है, ये तो गबन का केस है। इस केस में वाकई आप समझते हैं इतनी जान है कादिर ट्रस्ट केस में? सबसे पहले तो उसामा भाई मैं गुजारिश करूं कि ख्वाजा आसिफ साहब के या अताउल्लाह तारड़ साहब के गलत होने की तो कोई मेरे ख्याल है किसी को फिक्र नहीं है जी, करते रहे हैं, उनमें से बेशतर गलत निकली। असल दुख ये है कि हसन अयूब साहब और फैसल वाडा साहब कैसे गलत हुए। ये एक पहली दफा नई डेवलपमेंट है, एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर मैं तो सिर्फ कानून की हद तक मामला पे बात कर सकता हूँ, लेकिन आप जैसे जय्यद सहाफी मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि ये पहली दफा कैसे हुआ। जहां तक केस की अपनी बात है, देखिए जो आज की का डिले है, इसकी बहुत सारी सियासी वजूहात हो सकती हैं, इसकी बहुत सारी दीगर जो कानून के पैराहे से बाहर जो वजूहात बताई जाती हैं वो हो सकती हैं। मुझे इसमें ज्यादा मैं जानता नहीं, लेकिन जो कानून के अंदर जो बात की गई वो बज़ाहिरन ये की गई कि क्योंकि आज एक्यूज्ड मौजूद नहीं थे जब जज साहब गए, तो इस वजह से हमने जजमेंट को आज अनाउंस नहीं किया जज साहब ने और आगे की तारीख डाल दी। ये जो कानूनी मौकफ है, इस हद तक ये जो टेक्निकल कानूनी मौकफ है कि अगर एक्यूज्ड मौजूद ना हो तो आपको सजा नहीं सुनानी चाहिए, उसकी मौजूदगी में सजा सुनानी चाहिए। ये क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, किया जाता रहा है। जहां पे भी आप जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जहां पे भी इस प्रिंसिपल से डेविएट किया गया है तो उसकी तनकीद हुई है। टेक्निकल रीजंस तो ठीक है, लेकिन क्या इसके इन टेक्निकल आज से माजी के अंदर भी जो अदालतें हैं हमारी, वो टेक्निकल वजूहात को मलूज़ खातिर ना लाते हुए उन्होंने बहुत सारे फैसले किए। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक ने ऐसे फैसले किए जिसको हुकूमत ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के एक माइनॉरिटी के बेंच ने ऐसे फैसले किए और कहा मेजॉरिटी को ना माने। तो अदालतों ने टेक्निकलिटीज के अंदर पड़े बगैर बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन यहाँ पे इस हेयरिंग में लगता है कि जज साहब ने एक एक्यूज्ड के ना होने की टेक्निकलिटी के ऊपर फैसला नहीं सुना है, जो कानूनी तौर पे ठीक है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये असल में सोचा समझा मंसूबा था और ये कोई करप्शन इत्तेफाक नहीं है, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन, मेगा करप्शन, क्या वाकई ये हुई है करप्शन? और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये काबीना से जिस तरह इसको मंजूर करवाया गया, ये सारा एक खेल था, ये गलत तरीके से सब कुछ हुआ? देखिए, दो तीन बातें अताउल्लाह तारड़ साहब की मेरा ख्याल है कानूनी फहम पे तो मैं नहीं तबसरा कर सकता, लेकिन दो तीन कानूनी बातें जो बतौर तालिब इल्म मैं गुजारिश करता चलूं। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 90 और 91 को अगर आप पढ़ लें आईन पाकिस्तान का, तो उसके अंदर जब एक फैसला मुस्तफा इम्पेक्स केस के बाद एक फैसला काबीना कर दे, तो उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, बल्कि उसकी जजमेंट के अंदर तफसीली तौर पर लिखा है कि अगर किसी भी काबीना के मेंबर को किसी फैसले से इख्तलाफ था तो वो अपनी रिटन रीजंस बयान करे। ये ना सिर्फ उस फैसले में लिखा हुआ है बल्कि रूल्स ऑफ बिजनेस में भी पाकिस्तान के लिखा हुआ है, और अगर वो नहीं करता तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसने उस फैसले से मनोअन एग्री किया। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एक काबीना का फैसला था तो प्राइम मिनिस्टर को सिंगल आउट करके उनको एक्यूज करने की तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह कोई ज्यादा मंतक नजर नहीं आती। लेकिन हम इस प्रोसेस से अगर आगे बढ़े, बज़ाहिरन जो फैक्ट्स अब तक नजर आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, जो हमारे दीगर दोस्तों ने रिपोर्ट किए हैं, उनके मुताबिक चंद फैक्ट्स को हमें मलूज़ खातिर रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इंग्लैंड से जो पैसे इस मुकदमे के अंदर आए उसमें
इंग्लैंड में कन्विक्शन अपेरेंटली कोई नहीं है, एक सेटलमेंट के थ्रू ये पैसे आए, तो ये कन्विक्शन नहीं है कि ये इल गॉटन मनी पाकिस्तान किसी तरीके से आई। जब आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के मलहूज़ खातिर एक अकाउंट के अंदर रखी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर एक अकाउंट के अंदर रखी गई। फिर उस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताबे उसकी अमाउंट पिछले कुछ अरसे के अंदर इंक्रीज हुई, क्योंकि उसके ऊपर जो भी कॉस्ट ऑफ फंड्स या दीगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स हैं वो उसके अंदर आए, वो अमाउंट बढ़ती चली गई सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के नीचे। और फिर जब उसको रिलीज करना था उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी शामिल थी, क्योंकि उसको लुक ओवर, क्योंकि उसको देख सिर्फ उसकी निगरानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, तो उसके ऑर्डर के बगैर वो अमाउंट रिलीज भी नहीं हो सकती थी। ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर ये कहना कि ना सुप्रीम कोर्ट को कोई लीगैलिटी पता थी, ना उनको समझ आई और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को आ गई, या अगर इसी को फ्लिप कर लेंगे, अगर वाकई कोई लीगैलिटी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिसकी जेरे निगरानी ये मुकदमा चलता रहा और ये तमाम काम हुआ, उनको भी फिर इसके अंदर मेरे ख्याल है किसी ना किसी तरीके से एक्यूज होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे झोल नजर आते हैं जो मेरी नाकिस सी राय में इस मुकदमे के अंदर नजर आते हैं। जबरदस्त। ये बताइए कि 17 जनवरी को भी अगर फैसला नहीं आता तो ये तीसरी दफा तो हो गया है, तो फिर आपके ख्याल में किसके लिए एम्बैरेसिंग होगा कि अगर ये अब भी फैसला नहीं आता तो हुकूमत के लिए होगा या इमरान खान के लिए कि जी ये डील की वजह से फिर उन पर एक तासुर है कि अच्छा आपके खिलाफ फैसला नहीं दे रहे, ये कुछ चीज चल रही, क्योंकि आज अचानक से सेनेटर एजाज चौधरी साहब के भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गए और उसमें ये भी बात सामने आई कि कहा गया मुज़ाकरा कमेटी के रुकन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जमानत मिलती है और सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं तो इस तरह की चीजों से एक गुडविल जेस्चर बनेगा, एक एतमाद की फजा बनेगी। तो 17 को भी अगर फैसला नहीं आता तो ये तलवार किस पर लटक रही है फिर 17 तारीख पर भी अगर फैसला ना आया तो? देखिए उसामा भाई, मेरा ख्याल है कि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर बयानात भी सामने आए, हमने सेंटिमेंट भी पार्टीज का सुना, उसमें इमरान खान साहब तो बज़ाहिरन ये एक से ज्यादा दफा कह चुके हैं कि बल्कि इंसिस्ट कर चुके हैं कि आप दें मुझे सजा, आप क्यों नहीं दे रहे। और वो लगता ये है कि वो और उनकी पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं, आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर देख लीजिए, वैसे लोगों से बात जब करते हैं तो पता चलता है कि लोग इस बात को तो तकरीबन तस्लीम कर चुके हैं कि फैसला जब भी आएगा इमरान खान साहब की एक सजा होगी उसके ऊपर। अगर फैसला सजा में नहीं होता, अगर इमरान खान साहब को किसी वजह से क्विट कर दिया जाता है तो ये सबके लिए एक सरप्राइज होगा, सबके लिए एक शॉक होगा। इस वजह से नहीं कि मुकदमे में जान है, लेकिन इस वजह से शायद ज्यादा क्योंकि एक जो जिस पॉलिटिकल मोमेंट में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो माजी के अंदर भी फैसले आए, जिनको बाद में अदालतों ने हायर कोर्ट से एक कड़ी निगाह से देखा, उनके अंदर भी सारी कन्विक्शंस थी। तो पैटर्न ये बताता है कि इसके अंदर भी कन्विक्शन हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में दो किस्म की, मेरी नाकिस राय में दो किस्म के मसाइल हैं। एक है कि अगर वो इसमें कन्विक्शन कर देते हैं तो जितने कार्ड्स मौजूद थे वो उन्होंने सारे खेल दिए। पहले तो आप कह रहे हैं ना कि अभी एक जजमेंट रहती है, अगर फलाह में बेल भी हो जाएगी तो हमने इसके अंदर कन्विक्ट कर देना है। तो अगर तमाम मुकदमों के अंदर आपने एक दफा कर दी कन्विक्शन, तो फिर तो या कोई नया मुकदमा बनाना पड़ेगा, और बाकी केसेस तो जो इस वक्त ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं वो तो हाई कोर्ट्स में होंगे, जिसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट फैसले भी आ रहे हैं। दूसरा, हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है सर दिक्कत ये है उसामा भाई की जो निगोशिएशन बज़ाहिर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हो रही है, अगर वो किसी सेटलमेंट की तरफ जाए तो हुकूमत को अपनी जेब में से कुछ निकाल के पीटीआई को और अवाम को देना पड़ेगा, या 8 फरवरी का मैंडेट देना पड़ेगा, या 26 नवंबर का कमीशन देना पड़ेगा, या मखसूस नशिस्तों का फैसला देना पड़ेगा, या 26वीं कोई ना कोई चीज हुकूमत को अपनी जेब से निकाल के देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में हुकूमत इस वक्त एक ऐसे कमजोर से मरहले पे खड़ी है कि अगर उसको उसमें से कुछ भी गिव अप करना पड़ा तो हुकूमत को अपनी दवाम की मसले होंगे, जिस वजह से मेरे ख्याल में ये प्रेशर ज्यादा इस वक्त हुकूमत पे होना चाहिए। अच्छा साहब भाई, लास्ट क्वेश्चन, फैसला तो सुनाया जा चुका इतवार के दिन ही 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जिसका जिक्र आपने भी सुनाया, बाडा साहब हो, ख्वाजा आसिफ और अताल चौधरी, और आपने कहा जी उनकी बात सही ना फैसल वाडा की, ये तो आपने मेरे ऊपर सवाल डाल दिया, लेकिन आपने अता ताड़ साहब की अच्छी क्लास ले ली।
یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی دفعہ ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ ان کا اعتبار نہیں رہا, ان کو اب سامنے نہیں لایا جاتا ایسے معاملات میں, یا لوگ چینل ہی چینج کر دیتے ہیں؟ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں تھا تارڑ صاحب کو, آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اس کو کیا سننا ہے, چھوڑو پرے. دیکھیے میں سب سے پہلے تو گزارش کروں کہ بصد احترام میں نے نہیں ان کی کلاس لی, نہ میں لینا چاہتا ہوں, وہ اتنے بڑے منسٹر ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا محکوم شہری ہوں, وہ حاکم وقت کے اسپوکس پرسن ہیں, گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں, تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. صرف اتنی سی بات میں گزارش کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر بڑے سیریس مسائل ہیں, پاکستان کی اکانومی کے مسائل سیریس ہیں, ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل سیریس ہیں, ہمارے فارن ریلیشنز کے مسائل بڑے سیریس ہیں, ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے مسائل سیریس ہیں. ہم ایک ایسے لمحے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ریاست کے اداروں کا, جس کے اندر خواہ وہ جوڈیشری ہو, خواہ وہ بیوروکریسی ہو, خواہ وہ ملٹری ہو, خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو, آہستہ آہستہ لوگوں کا اور ان اداروں کا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو کہ ہمارے سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے, ہماری جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے, ہمارے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ایسے وقت کے اندر پاکستان میں سیریس لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ کوئی منطق کی بات کریں گے, ان کو یقین کرنے پہ آپ کا دل کرے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ایسی ہو کہ دو لوگ بات سن کے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. پاکستان کے بڑے سیریس مسائل ہیں اور ان مسائل کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں سیریس لوگ چاہیے. اگر یہ مسائل عطا اللہ تارڑ صاحب بیان کر رہے ہوں گے یا طلال چودھری صاحب کر رہے ہوں گے, تو جتنے ماضی میں سیریس ان کو لیا جاتا رہا ہے, میرا خیال ہے اتنا ہی اس دفعہ بھی لیا جائے گا, اور یہ ناانصافی ہے ان پاکستان کے مسائل کے ساتھ جن کو واقعی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے تھرو ریزالو ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. سعد رسول صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یقیناً ہمارے ویورز کو بھی یہ ایک ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے تو وہ بھی اچھا لگا ہوگا, تو انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہے گا. تھینک یو سو مچ, بہت زبردست آپ نے باتیں کی. تھینک یو بردر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو جناب یہ تھے سعد رسول صاحب, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.